नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो साधना न्यूज़ से। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम उन मुद्दों को चर्चा करने की कोशिश करते हैं, उन मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं, उन मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जिन मुद्दों का सरोकार सीधा जनमानस से, आम आदमी से रहता है। इसी प्रकार अनेक मुद्दों पर हम बहस कर चुके हैं। आज जो विषय हमने चुना है बहस के लिए वो सीधा सीधा देश की आधी आबादी से संबंधित है। कहा जाता है कि देश में आधी आबादी महिलाओं की है। जब चुनाव होते हैं महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, पुरुषों से कहीं कहीं ज़्यादा महिलाएं मतदान करती हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं को उन संस्थाओं में, सदनों में आधी उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। इसको लेकर के आज हम पब्लिक एजेंडा में चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में अंजू बघेल जी हैं जो कांग्रेस की नेता हैं। मेरे साथ जो स्काइप पर जुड़े हुए हैं वो बीजेपी नेता साकेत शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इंदौर से। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस डिबेट को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं कि ये जो कथनी और करनी में जो अंतर है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, दोनों सरकारों ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि देश की जो आधी आबादी है वो उसको आधा प्रतिनिधित्व हर संस्था में, हर सदन में मिलना चाहिए। मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं तो आधे मंत्री महिलाओं, आधी मंत्री महिलाएं होना जरूरी है। जब देश की आबादी का आधा भाग महिलाओं का है, मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, आधे से अधिक मतदान महिलाएं करती हैं, तो फिर इस प्रकार की अनदेखी महिलाओं के प्रति क्यों होती है। हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं को मजदूरी भी कम मिलती है पुरुषों की तुलना में। तो ये जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, इसको आप किस तरह से देखती हैं और कैसे इसको कम किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं साधना चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने जो विषय उठाया है ये बहुत ही तर्क संगत है और व्यवहारिक भी है। ये बहुत अच्छा एक विषय का चयन किया गया है। सबसे पहले हमको यहाँ देखना होगा मंशा की बात है। जैसे आप कह रहे हैं दोनों राजनीतिक पार्टियां हो, मुख्य रूप से जो हमारे देश में है दो मुख्य राजनीतिक पार्टी है, और अगर हम अन्य पार्टियों की भी बात करें तो यहाँ पर बात आती है मंशा की। राजनीतिक मंशा कभी भी नहीं रही ऐसा प्रतीत होता है। नहीं तो क्या कारण है? जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी 1996 में, जब सबसे पहली बार बिल आया था तब ये पास नहीं हुआ। उसके बाद में 2010 में भी आया, 3 बार आ चुका है ये बिल, लेकिन एक भी बार इस पास नहीं हो सका। राज्यसभा में बहुत मुश्किल से पास हुआ है। हास्यास्पद बात तो ये लगती है कि लोकसभा और राज्यसभा की दूरी महज 5 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इस बिल की जो यात्रा है वो 2 दशक से ज्यादा हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये पास नहीं किया गया है। और हमेशा की तरह इस बिल के साथ में भी यही होता आया है, ब्लेम गेम, जिसमें कहा जाए कि दोषारोपण की राजनीति आई है। यूनाइटेड फ्रंट के समय पे ये बिल आया, कांग्रेस के समय पर यह बिल आया, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब इस बिल को रीइंट्रोड्यूस किया गया। 2014 में जो मैनिफेस्टो रहा है भाजपा का, तब भी ये कहा गया था कि इस बिल को पास कर दिया जाएगा। कई ऐसे बिल है जो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी तुरंत पास कर दिए जाते हैं, और इस बिल के लिए 2 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पास नहीं होना, बहुत मुश्किल से राज्यसभा में पास होना, इसका लोकसभा में फिर अटक जाना,
सीधे से यही दर्शाता है कि मूल रूप से किसी भी इस पे पास करने की मंशा नहीं। तक आपने बात उठाई है जहां तक समान काम समान वेतन की, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जहां पर देखा जाए कि नेशनल लेवल पर सर्वे हुआ था, उसमें भी देखा गया है महिला मजदूरों की जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है, उनकी आमदनी और पुरुषों की आमदनी में भी बेहद अंतर है, आज भी है। हम कई चीजों में विकासशील देशों को देखते हैं, वहां पे विकसित देशों की भी अगर हम बात करें, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, वहां पर भी आधी आबादी के साथ में ये भेदभाव किया जाता है। लेकिन हम इस बात की यहाँ इतिश्री नहीं कर सकते कि वहां भेदभाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी तर्क संगत है। तो ये वाली बात भी है कि यहाँ पे हमको सामाजिक दृष्टिकोण को भी बदलना होगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण को बदलना होगा, और सही मायने में इस तरह अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो दोनों ही स्तरों पर होगा। इसके लिए कानून भी पास किया जाना चाहिए जितना जल्द हो सके। अगर हम 20, 21, 22 साल किसी कानून को पास करने में लगा देते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, यहाँ पे हम देखें। बिल्कुल सही है आपका कहना। साकेत शर्मा जी, आपके पास आना चाहता हूं मैं कि जब जो इस प्रकार की बात सामने आती है तो महिलाओं की स्थिति पर, स्त्री सशक्तिकरण पर बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जब वस्तु स्थिति सामने आती है, जब प्रैक्टिकली जब जो स्थिति सामने आती है, उस स्थिति में हम देखते हैं कि महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है, उनकी हिस्सेदारी को अनदेखा कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में प्रदेश में भी आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है, तो इस प्रकार की स्थिति क्यों नहीं निर्मित की जानी चाहिए कि महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी आधी जरूर मिले हर संस्था में। पहले तो साधना न्यूज चैनल का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस चर्चा में दिया। साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में भी महिलाओं का बराबर हिस्सा है। 33% हमारी पदाधिकारी थी। साथ ही हमारी जहाँ सरकार है, जहाँ ला है, वो देने का पूरा काम किया है, लगातार करते भी जा रहे हैं। शासकीय नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण, संस्थाओं में आरक्षण, चुनाव में पर्टिकुलर सीट उनके लिए निश्चित की जाती है। परंतु मेरा सैद्धांतिक रूप से मैं स्वयं ये मानता हूँ कि कुछ चीज पुरुषों द्वारा देने की बजाय महिलाएं खुद अपनी समझ से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, जो कि उनमें प्रचुर मात्रा में है, से ही कोई मेरिट के आधार पर यदि वो प्राप्त करेंगी तो निश्चित रूप से उनके आदि शक्ति का उन्नत विकास होगा। और कहीं ना कहीं हम लोग हमारे स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर लगातार उनको आगे बढ़ाने का, संबल देने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 50% तो आरक्षण मिल ही जाता है, उसके बाद कुछ 2, 3, 5, 10% के आसपास महिलाएं मेरिट से आ जाती है। लगभग 60% के आसपास स्थानीय निकाय में भी उनको आरक्षण मिलता है, जिससे वो होती है। उसके बाद भी मैं कई बार मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं, पर महिलाएं बन तो जाती हैं, परंतु बनने के बाद उनकी उपयोगिता केवल साइन मात्र की रहती है। अब इसमें कमी व्यवस्था की नहीं है, इसमें कमी देने वाले की नहीं है। कहीं ना कहीं महिलाओं को भी अपना अधिकार और अपना नेतृत्व क्षमता डेवलप करना चाहिए। वो मैं यही मानता हूँ कि यदि एक पुरुष राजनीति में आता है या कहीं बैठता है तो वो केवल पुरुष ही पद पर होता है, तो यदि महिला होती है तो पूरा परिवार समाज की सेवा के लिए अग्रसर रहता है। ये भी सही बात है, बहुत सही बात है। परंतु कई बार देखने में आता है कि अध्यक्ष कोई बना तो उसका पति या उसका बेटा या उसका भाई ही काम करता है। महिलाओं को चाहिए कि स्वयं आगे आए, समाज को नेतृत्व दे, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनको भी चिंता करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई दे, ये शब्द होना ही चाहिए। महिला तो ऐसी जन्मी है, वो खुद देने वाली है, उस सृष्टि का निर्माण करने वाली है।
वो क्या कोई सुख कुछ दे पाएगा। वो स्वयं ही अपने आप में इतनी सक्षम, इतनी सशक्त है कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। केवल उनको अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है, उनको अपना मनोबल बढ़ाने की, शक्ति पहचानने की जरूरत है। वो नेतृत्व देने के लिए बहुत सक्षम है। जो भी आज नेतृत्व कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनके पीछे है महिला है। महिला माँ है, बेटी है, पत्नी है, बहन है, कहीं ना कहीं महिला उनके पीछे है। परंतु पीछे भी क्यों रहे, मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से उनको आगे आना चाहिए और फ्रंट पे रह सब जगह नेतृत्व क्षमता डेवलप करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इनिशिएटिव उनको ही लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर, पार्टी अपने स्तर पर, सारे पदाधिकारी, हमारे यहाँ तो संविधान में लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कि हमारे 33% महिलाओं को देना ही है। उसके बाद मेरिट में कुछ महिलाएं आती, मैं लगभग 50% के आसपास महिला है। यही सांसद, कई विधायक, वो अच्छी स्थिति में संसद में और देश में, विधायक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने दिए, जो आज नेतृत्व कर रही है। कहीं ना कहीं मेरा इतना ही कहना है, महिलाओं को जरूर इस क्षेत्र में हम लगातार उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको संबल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाज पूरा ही कहीं ना कहीं उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, आपके विचारों से मैं सहमत हूं। अब मैं कांग्रेस नेता अंजू बघेल जी से बात करना चाहता हूं। अंजू जी, देश को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, उतने स्वतंत्र देश में आज महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार आया हो ऐसा देखने में नहीं आता, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा राज कांग्रेस की पार्टी ने इस देश पर किया है। तो ये जो स्थिति निर्मित हुई है, इस स्थिति में हम यदि देखें तो महिलाओं की स्थिति में अंतर जो नहीं आने का कारण है, क्योंकि ज़्यादातर शासन की अवधि कांग्रेस की रही है, अतः ये माना जाएगा कि कांग्रेस सरकार ने इस ओर कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब हालांकि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि शुरुआत जो हुई है देश में स्वतंत्रता के पश्चात, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमी रह गई है कि महिलाओं के लिए वह स्थान नहीं बन पाया जो स्थान उनके लिए बनना चाहिए था। क्या आपकी राय है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? साधना चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज बहुत अच्छा विषय उठाया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से हटकर ये विषय उठाया, क्योंकि उस दिन इतनी चर्चाएं हो जाती हैं कि हम मूलभूत मुद्दों से भटक जाते हैं। और आज जो आपने विषय उठाया है उसमें, जैसा कि अभी हम भावना शुक्ला जी को सुन रहे थे, उन्होंने जो बात कही अपने स्तर पर बिल्कुल सटीक बातें उन्होंने कही हैं, और साकेत शर्मा जी ने भी जो कहा है वो भी कहीं से मुझे उसमें कोई कमी नजर नहीं आती है। आपका प्रश्न है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से कि महिलाओं के लिए कितना और क्या सुधार किया है। मैं बताना चाहूंगी कि लगातार आजादी के बाद से हम जैसे भी पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से महिलाओं को सामने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते रहे हैं। और एक वो समय भी था जब परिवार से महिलाएं निकलना नहीं चाहती थी। महिलाओं ने स्वयं अपने व्यक्तित्व को हमेशा पुरुषों के पीछे रखा। चूंकि ये पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए सबसे पहले घर के पुरुष को ही बाहर के कार्य करने की आजादी मिली हुई थी। और उस आजादी को एक सामान्य स्तर पर लाना, दोनों समुदाय के बीच में लाना एक कठिन कार्य था, लेकिन कांग्रेस निरंतर प्रयत्नशील रही। आप देखिए कि पहली राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने ही महिला को बनाया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला हैं कांग्रेस पार्टी की, पहले भी इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी हैं। मतलब कांग्रेस ने महिलाओं को सदैव बढ़ाने की कोशिश की है। दूसरा सवाल ये आता है जो अभी शर्मा जी कह रहे थे कि महिलाएं बन तो जाती हैं पर उनके पीछे घर के पुरुष काम करते हैं। इसमें भी कोई दो मत नहीं है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में
कई बार वो लोग निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती हैं, या परिवार ही उनको कमजोर समझ लेता है, जो उस परिवार की भूल है, उस समाज की भूल है। मेरा अपना ये मानना है कि महिलाएं कहीं से कमजोर नहीं है, सिर्फ उनको रास्ता दीजिए, वो आगे बढ़ेंगी तो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करेंगी, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। यदि हम शिक्षा में बराबरी रखते हैं तो आप देखिए आज शिक्षित होकर महिलाएं जो स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेके आगे बढ़ी हैं, वो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी काम किया है, वो पुलिस में भी काम कर रही हैं, सेना में भी काम कर रही हैं, लेकिन महिला को स्वयं निर्णय लेना होगा। राजनीतिक मुद्दों पे यदि हम बात करते हैं तो मैं भावना जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस बिल को पास करने में बहुत देर कर दी गई है, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इसके लिए मुझे बचपन की एक बात याद आती है, जब हम पहली हिंदी की पाठशाला की किताब पढ़ते थे, जिसमें कहा जाता था कि आज हम बच्चों को आ की मात्रा सिखाएंगे, और हम सब तैयार होकर बैठ जाते थे कि हमको मैडम आज आ की मात्रा सिखाएंगी। वो आ की मात्रा क्या होती थी? राम आ शाला जा, मतलब राम चूंकि पुरुष प्रधान समाज का नेतृत्व करता है, इसलिए राम का काम शाला जाना है। कमला आ पानी ला, कमला चूंकि नारी प्रधान समाज की से नेतृत्व करती है, इसलिए कमला का काम है कि कमला पानी लाएगी, चूल्हा चौका करेगी और रोटी बनाएगी। ये हमारी पहली बाल भारती की किताब में आ की मात्रा इस तरीके से डिफाइन की गई थी, और उसी ने शायद महिलाओं को लगातार पीछे रखने के लिए भी मजबूर किया है। आज मैं इस बात को मानती हूं कि यदि हम अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को रास्ता देते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं परिवार से, तो वे अपना काम, अपना निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हैं। आज विकास की दर बहुत बढ़ गई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, मैं राजनीतिक दलगत राजनीति की बात नहीं कर रही हूं, इसमें भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं, इसमें बसपा और समाजवादी की बात नहीं कर रही हूं, पर मैं ये कह रही हूं कि राजनीतिक पार्टी पर 50% का आरक्षण होना चाहिए। मैं स्वयं इसकी पैरवी करती हूं। हमें ईश्वर प्रदत्त हम 50% के भागीदार हैं। यदि समाज में हमारा 50% का योगदान नहीं होता तो ये सामाजिक संरचना नहीं बन सकती थी, हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, हमारा समाज नहीं बन सकता था, परिवार नहीं बन सकता था। फिर राजनीतिक तौर पे ये अवरोध राजनीतिक दलों की मानसिकता को उजागर करता है, और हम सब महिला होने के नाते इस बात की पैरवी करते हैं कि हम 50% के हकदार हैं और हमें राजनीति में 50% देना चाहिए। पंचायत स्तर पर आपने 50% का निर्णय लिया, हम ये कहते हैं कि हमें आप लोकसभा और विधानसभा स्तर पर भी ये निर्णय लीजिए, और तत्काल लेना चाहिए। जो भी पार्टी आज सत्ता में है, जो प्रदेश में है, जो देश में नेतृत्व कर रही है, या जिन्होंने पीछे नेतृत्व किया है, ये सर्वदलीय बैठक का निर्णय होना चाहिए। हर दल में महिलाओं को प्रधानता के साथ आगे लाना चाहिए, क्योंकि एक नारी यदि आगे बढ़ती है तो आने वाली अपनी सारी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, उसकी बेटियां आगे बढ़ती हैं, और आज बेटे और बेटी में कोई तुलना नहीं रह गई है। मैं ऐसे बहुत से परिवारों को जानती हूं जहां लोग 1 या 2 बेटी के बाद अपने परिवार का बंधन कर देते हैं और उन बेटियों को सशक्त बनाते हैं, और वास्तव में वो बेटियां इतनी सशक्त हैं कि बेटों से अच्छा निर्णय लेती हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं भी कोई कमी नहीं है, और हम किसी का हाथ पकड़ के राजनीति नहीं करना चाहते, हम किसी की विवेक से राजनीति नहीं करना चाहते, हम किसी के विवेक से नौकरी नहीं करना चाहते। हम अपनी डॉक्टरी, हमारा पेशा, हमारा व्यवसाय, हमारी मेहनत, हमारी बिजनेस हम स्वयं करने में सक्षम हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रास्ता दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता दिया जाना चाहिए ताकि महिलाएं आगे आ सकें, उनको रास्ता मिलना चाहिए। और ये पुरुषों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को आगे लाएं, युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो बहनों को आगे बढ़ने दें, तभी हम इस स्थिति में आ सकते हैं कि महिलाएं आधी बराबरी की हिस्सेदार होंगी। और इसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज शिक्षित समाज होगा, शिक्षित महिलाएं होंगी तो वो आगे बढ़ेंगी। भावना जी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ, समय कम है, कम शब्दों में आप ये बताएं। आपने दोनों की, साकेत शर्मा जी की, अंजू बघेल जी की चर्चा सुनी, आपके विचार पूर्व में हमने जाने। अब इस स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे उपाय किए जाना चाहिए जिससे महिलाएं जो है वो आधी हिस्सेदारी को प्राप्त कर सकें? देखिए, जैसे कि बात कही थी कि महिलाएं अपने आप में नेतृत्व क्षमता खुद विकसित करें, लेकिन इस बात की तुलना में इसी से करना चाहूंगी कि 2 पेड़ है, एक को खाद दी जाती है और दूसरे को नहीं दी जाती है, तो किसकी उन्नति ज्यादा होगी, किसमें क्षमता ज्यादा विकसित होगी?
ये स्वाभाविक सी बात है, सोचने की बात है, और उसी के तहत हमको अब कार्य करना चाहिए। जहां तक बात है शिक्षा की, निसंदेह शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार होता है सामाजिक क्रांति लाने में, सोच में बदलाव लाने के लिए। लेकिन दूसरी बात ये भी देखी है कि जहां पेन पेपर पर तो महिलाएं आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन जब भी बात आती है समाज में कुछ कर दिखाने की, उसमें पिछड़ जाती हैं। आज भी जब मैं राजनीतिक पार्टियों की रैली देखती हूँ या मैं वहां की बैठकों में जब जाती हूँ रिपोर्टिंग करने, तो महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम नजर आता है। वहां किसी तरह का पद नहीं दिया जाता, सिर्फ एक पार्टिसिपेशन की बात होती है। तो देखने पर भी 25% से भी कम महिलाएं होती है, और 80% या 75% के करीब वहां पे पुरुष की उपस्थिति होती है। तो ये वाला बदलाव भी लाना पड़ेगा, और कानून जब तक नहीं बनता है तब तक इस वाली चीज में गति बहुत कम आएगी। क्योंकि हम दहेज की बात करें या और भी मामलों की बात करें, तो कानून होना एक अपने आप में शक्ति प्रदान करता है इस तरह की सामाजिक बदलाव लाने के लिए। साथ में मानसिकता भी तभी बदलेगी। तो हमें यहाँ सोच भी बदलना होगा, कानून को भी लाना होगा, और उसके साथ में इस तरह का माहौल देना होगा कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, बेबाकी से निर्णय लेने वाले जो क्षेत्र है वहां पर भी अपनी भागीदारी को बढ़ा सके। बिल्कुल, सोच बदलना होगी, माहौल बनाना होगा और कानून बनाना होगा। निश्चित रूप से तभी महिलाओं को आधी हिस्सेदारी मिल सकती है। साकेत जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपका कहना है इस मामले में? कम शब्दों में मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूँ। हाँ नहीं, मैं मानता हूँ कि महिला आरक्षण बिल निश्चित रूप से आना चाहिए। तो विचार भी हो रहा है, सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है, निश्चित रूप से जरूर आएगा। कुछ पार्टियां उसमें अड़ंगा बनती है। कांग्रेस पर एक फ्रंट पे कहती है कि समर्थन में है, परंतु वो कहीं ना कहीं करने का काम करती है। और मुलायम सिंह जी की पार्टी, कई पार्टियां ऐसी हैं जो अभी भी इसमें थोड़ा अटकाती, पर ठीक है, उसके बाद भी मैं मानता हूँ कि ये बिल आना चाहिए। महिलाओं को उनका उचित स्थान मिलना चाहिए, परंतु मिलना चाहिए शब्द के उनको लेना भी चाहिए। मैं फिर बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि लेना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। अगर मेरिट के आधार पर या उसके आधार पर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। एक महिला बन जाती है। अब सोनिया गांधी जी 20 साल से अध्यक्ष है, उन्होंने नई महिला क्यों नहीं अध्यक्ष बनाई अभी तक दूसरी कांग्रेस पार्टी? एक ही महिला क्यों? महिला का नुकसान भी महिला ही करती है, मेरा ऐसा मानना है। कहीं ना कहीं महिला ही अपने महिलाओं को पीछे करती है, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छे स्तर पर अंजुम पटेल जी बैठी है, उन्होंने जरूर कहा है, और मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं। महिलाओं का शोषण भी कई बार खबरें ऐसी आती है, कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण भी होता है। खैर, वो एक गलत प्रवृत्ति है, होना भी नहीं चाहिए। मेरा सिद्धांत रूप से मानना है कि महिला बिल होना चाहिए, महिलाओं के लिए हित में आवाज होना चाहिए, उनका नेतृत्व खड़ा होना चाहिए, तो उनका नेतृत्व उनके लिए काम करे, उनके समाज के लिए काम करे। बिल्कुल, समय का अभाव है। मैं अंजू जी के पास आना चाहता हूं। आखिरी प्रतिक्रिया, बहुत कम समय में आप अपना व्यक्त कर दें, समय की कमी है। जी, मैं सबसे पहले भावना जी से कहना चाहती हूँ कि आपने अभी अपने बातों के बीच में, वैसे तो मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ, परंतु आपने कहा कि राजनीतिक रैलियों में महिलाओं की उपस्थिति कम होती है, सदन की बैठकों में जो उनकी बैठकें होती हैं उनमें उपस्थिति कम होती है, कई बार 25% से भी कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है, महिलाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। जितनी महिलाएं जागरूक हैं, एक्टिव हैं, अपने से आती हैं, वो सब उसमें शामिल होती हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि जब विधानसभा और लोकसभा और किसी और विषय पर राजनीतिक टिकट वितरण का समय आता है, उस समय महिला पत्रकारों को विशेष तौर पर यह सवाल उठाना चाहिए कि आपकी पार्टी ने 50% आरक्षण या 33% आरक्षण जो तय है, क्या उस पर काम किया? वहां भी कई बार 5 और 6% की कमी रह जाती है। तब मुझे अपने पत्रकार बंधुओं की तरफ से, अपने चौथे स्तंभ की तरफ से कभी भी ये देखने नहीं मिलता है। मैं चाहती हूं कि आप लोगों की जागरूकता हम महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। यदि आप ये मांग रखेंगे कि आपने नियम के अनुसार आरक्षण किया है, तो हो सकता है कि आपकी ये एक सीढ़ी कई महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी बनेगी। बिल्कुल। और चौथे स्तंभ का महत्व अंजू बघेल जी बता रही हैं। चौथा स्तंभ जागरूक है। आज हमने इस विषय को उठाया है कि हर जगह, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, उसमें भी हमने देखा कि महिलाओं को स्थान मिला है, लेकिन उस मात्रा में
नहीं मिला है जिस हिसाब से महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए था। प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि महिला मंत्रियों की संख्या उतनी नहीं है जितनी की होना चाहिए। तो हर जगह, हर राज्य में, हर केंद्र में, हर जगह जो है दूसरे संस्थाओं में के महिलाओं को उतना प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है जितना उसको उसकी आबादी के हिसाब से। जब हम बड़े जोश से बोलते हैं कि प्रदेश भारत की आधी आबादी जो है वो हमारे साथ है, मोदी जी कहते हैं, तो आधी आबादी आपके साथ है तो आधे कम से कम मंत्रिमंडल के सदस्य आपकी कैबिनेट में होना चाहिए महिला। इतना कह करके मैं आज की बहस को यहीं पर विराम देता हूं और अंजू बघेल जी, साकेत शर्मा जी, भावना शुक्ला जी, तीनों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बहस में भाग लिया। और इसी के साथ आज पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ के अगले कार्यक्रम। राजेंद्र कानूनगो को अनुमति दीजिए। नमस्कार।